स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्लास ले रहे होंगे और 2023 जब महा वैकेंसियों का समागम हो रहा है, संगम हो रहा है, आप उसमें अपनी पढ़ाई को धार दे के लाभ जरूर लेंगे। संविधान का लेक्चर मैं ले रहा हूँ, मैं राजीव, और संविधान का लेक्चर आपका चल रहा है, शायद ये 28वां 29वां लेक्चर है, 28वां या 29वां लेक्चर हम आपसे ले चल रहे हैं, जिसमें भाग 5 के हम दो बड़ी चीजों को पढ़ चुके हैं। पहला राष्ट्रपति, भाग 5 में हमारा टॉपिक है भारत या संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में दो बड़े पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और संघ की कार्यपालिका में होते कितने लोग हैं? 4 लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये टॉपिक तो आपको पढ़ा ही होगा। ये पहला बड़ा पॉइंट था, क्या? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम सब लोगों ने संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमारे पास थे राष्ट्रपति साहब। तो हमने राष्ट्रपति को पूरा क्लियर किया, राष्ट्रपति की शक्तियां क्लियर किया, और आगे चीजें जो आती चलेंगी हम पढ़ते चलेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे भाई जो हमारा हुआ करता था वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दूसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट है मंत्री परिषद। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? मंत्री परिषद, और इसी में हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा? चौथा पॉइंट है भारत का महान्यायवादी। चौथा पॉइंट हमारा है भारत का महान्यायवादी, जिनमें भारत के राष्ट्रपति को हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है, इस पॉइंट को हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है, इस पॉइंट को भी हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, जवाब दीजिए। अगले वीडियो में राष्ट्रपति में मैंने पढ़ाया। सेकंड, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया तथा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई। दूसरा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, रिवाइजन का जल्दी से आंसर। और उपराष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट देते हैं, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। आज का हमारा विषय है संघ का मंत्रिपरिषद और संघ का महान्यायवादी। संघ का मंत्रिपरिषद और संघ का महान्यायवादी। तो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन हेडिंग जल्दी से डाल लीजिए, संघ का मंत्री परिषद। क्या हेडिंग डालेंगे? संघ का मंत्री परिषद और महान्यायवादी। संघ का मंत्री परिषद, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी। हेडिंग आज की हमारी क्या है? संघ का मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी। यहाँ पे स्पेस हो गया, इसको एक में कर लीजिएगा, पास पास मत, दूर दूर मत करिएगा, ठीक। संघ का मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी आज का हमारा मेरे भाई क्या है? ये विषय है। अब इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, कितने आर्टिकल इसमें आएंगे? तो एक पेज पे अगर हम छोटा सा तुमको एक विशेष में आर्टिकल का वो दे दें, तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा कौन सा आएगा? आएगा 74। आर्टिकल अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 तथा अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। क्या आएगा? अनुच्छेद 74, 75, 76, 77 और 78 संघ का मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी को संविधान में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं आपको लेके, तो हम बात करते हैं किसमें? अनुच्छेद 74 में। किसकी बात हम आपसे करते हैं मेरे भाई? हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 74 की बात करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को
सलाह देने के लिए किसको सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, या कह सकते हैं सहायता के लिए, सहायता के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा। संघ का एक मंत्री परिषद होगा। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तथा सहायता देने के लिए भारत का मतलब संघ का एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद एक शब्द बार बार इसके ऊपर हेडिंग में मंत्री परिषद क्या है, एक एक शब्द से चर्चा करूंगा। सरकार क्या है? जितने भी बच्चे कंपटीशन क्लास में, लड़के को कुछ इंटरेस्ट राजनीति में है तो हल्का फुल्का समझता है, लड़कियों को बिल्कुल नहीं पता सरकार क्या है। मैक्सिमम लड़कियों को याद नहीं पता सरकार में क्या कैसे होता है। आज पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे सरकार का गठन होता है। आर्टिकल 74 लिख लिए। अब अगला आर्टिकल है मेरे भाई हमारा आर्टिकल 75। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अगर हम आपसे बात करें तो अनुच्छेद 75 के कई खंड बनाए गए हैं, 1 2 3 कई खंड अनुच्छेद 75 के हमको आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75 में जब आप पढ़ते होंगे, कोई आपको पढ़ाया भी जरूर होगा, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, तो क्या पढ़ाया होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नहीं, तो जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 75 में लाइन लिखनी है वो लिखनी है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। किसके बारे में अन्य उपबंध? मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कौन कह रहा है? आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 में कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला हमारा आएगा आर्टिकल 75(1) अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(1) अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 का 1 क्लियर। अब आ जाओ आर्टिकल 75 के 2 भाग में, अगले पार्ट में 3-4 उपबंध इसमें लिखाएंगे। ठीक, आर्टिकल 75 का 2 लोकसभा के कुल सदस्यों की
संख्या जितनी होगी, लोकसभा में जितने कुल सदस्यों की संख्या होगी उस संख्या में 15% से ज्यादा, 15% से अधिक लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक कौन नहीं हो सकता? मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। 15% से अधिक कहां से? लोकसभा से। लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर? कम हो सकती है, अगर कम है तो ठीक है, कम रहती है, बाद में बढ़ती रहती है, आप देखिए शपथ लोग लेते रहते हैं, लेकिन अधिक नहीं हो सकती। और इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री भी शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का एक मंत्री होता है। यह भी क्या होगा? कैबिनेट का एक मंत्री होता है। प्रधानमंत्री भी क्या होता है? कैबिनेट का एक। अभी आपको कैबिनेट नहीं पता क्या, टेंशन नहीं लो, अभी आगे सब आगे के आएंगे। तो लोकसभा की कुल संख्या 15% से अधिक, जितनी संख्या होगी उस संख्या का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, कम हो सकती है। दूसरा, 15% में कौन शामिल है? इसी 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल है। ऐसा प्रावधान कब किया गया? ऐसा प्रावधान किया गया, ये वाला प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 2003 द्वारा कब किया गया ये प्रावधान? ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, 2003 द्वारा। ये कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्या प्रावधान है? 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। अगला 75 में अगला पॉइंट है 75 का 3, अनुच्छेद आर्टिकल 75 का 3। ये क्या कहता है? दल बदल के आधार पे। आप अनुसूची पढ़ेंगे, बता दो कौन सी अनुसूची है? दल बदल। दिमाग में रिमेंबर कर देते लो, सबको कोरिलेट कर देते लो। लिखो, अगला पॉइंट लिखो जल्दी से। किसके आधार पे? दल बदल के आधार पे। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सांसद सदस्य कर दिया जाए। अयोग्य घोषित सदस्य, ठीक। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य तो मंत्री के पद के लिए भी अयोग्य होगा। जो सदस्य होगा वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। क्या होगा मेरे भाई? वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। अब कुछ पॉइंट आएंगे तुम्हारे लिए, किसमें? 1 2 3 4 करके लिखते चलो, मंत्रियों के अन्य उपबंध में, ठीक। एक अभी आर्टिकल लिख लो, प्यारी सी आर्टिकल आ जाओ भाई, ठीक। चलो एक आर्टिकल लिख लो तुम, आर्टिकल 75 का 4। क्या लिख लो? आर्टिकल 75 का 4 लिख लो। आर्टिकल 75 का 4 क्या कहता है? देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। किसको? राष्ट्रपति द्वारा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि हेडिंग शपथ।
क्या लिख दे तो गलत नहीं होगा, शपथ। हम बात किसकी कर रहे हैं, मंत्रियों की। तो अगला लिख दे, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। एक लाइन अगर आ जाए कथन निष्कर्ष में, आरो लोअर पीसीएस और थोड़े अपर लेवल के एग्जाम में एक लाइन छोटी सी आती है कि एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति में मैंने इस शब्द की चर्चा किया था कि जैसे किसी व्यक्ति पे आप कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। अब अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे किसी पे कृपा दृष्टि बरसाना, तो मंत्रियों पे उसके क्या है, प्रसाद, जब तक वो चाह रहा है। लोकसभा जीतना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो आप मंत्री नहीं बन सकते। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, जो मंत्री होते हैं, मंत्री, नोट डाल के लिखना मेरे भाई, नोट मंत्री राष्ट्रपति द्वारा, क्या लिखेंगे, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझो कि कृपा दृष्टि बरस रही, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो रखेंगे, नहीं चाहेंगे हटा देंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया कौन सा हमारा, 75 का 4। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगली आर्टिकल है हमारी 75 की 5। 75(5), ठीक, क्या है देखते हैं। आर्टिकल 75(5) क्या कहता है। आर्टिकल 75(5), संसद मतलब संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना है। कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और न राज्यसभा का सदस्य है। तो एक लाइन लिखना है, संसद ब्रैकेट में लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या लिखेंगे आप, संसद, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना होने पर, संसद का सदस्य ना होने पर नियुक्त किए गए मंत्री, कौन, संसद का सदस्य ना होने पर नियुक्त किए गए मंत्री या मंत्रियों, एक ही 2 लोग रहते हैं, मंत्री को 6 माह के भीतर, मंत्री को 6 माह के भीतर या अंदर किसी न किसी सदन के, किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। क्या होता है, किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। अब एक पॉइंट आप ए बी करके 75 में और लिख लेंगे मेरे भाई। 1-2 पॉइंट आपको छोटा छोटा लिखवाऊंगा, पॉइंट डाल के आप ऐड कर लीजिएगा जैसे, चलिए ठीक। आर्टिकल 75 के नीचे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक बात तुमसे बताएं, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई नहीं है। नियम तो सर 5 वर्ष का है और कोई कार्यकाल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करता है लोकसभा में विश्वास मत पर, कब तक आपके पास सांसदों की पूर्ण संख्या है।
किसी भी समय अगर ऐसा सांसदों की संख्या टूटी और लोग आगे बढ़े तो क्या होगा, तुरंत का तुरंत आपका सेटअप समाप्त हो जाएगा और आप प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त हो जाए या लोकसभा पूरी की पूरी भंग हो जाती है। तो नियम कितना है, 5 वर्ष का। अब एक लाइन और ऐड करो जो तुमको थोड़ी सी भी आगे चल के कंफ्यूज करेगी। दूसरी लाइन जो मैं ऐड करवा रहा हूं ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी लाइन है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, कहां का प्रधानमंत्री सर, भारत का प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। अब इस लाइन का तुम ये मतलब मत निकालना कि दोनों सदनों का सदस्य होगा तो लोकसभा का सदस्य रहेगा, राज्यसभा का सदस्य रहेगा, नहीं। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का। इन दोनों में से किसी एक का मेंबर रहेगा तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये आर्टिकल हो गई हमारी आर्टिकल कौन सी, 75। जो अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 76। अगला अनुच्छेद कौन सा है, 76। यार ये इतना पॉपुलर अनुच्छेद है ना, जानते हो कौन सा, भारत का महान्यायवादी। कौन सा आर्टिकल है अगला हमारा, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 का विषय क्या है सर, अनुच्छेद 76 का विषय है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी जहां पे लिखा जाता है, ठीक। क्या लिखेंगे आप, भारत का महान्यायवादी। अब इनके लिए बहुत ज्यादा आर्टिकल का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। किसके लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। इनके लिए 2 आर्टिकल है, एक ये, दूसरा 88 जिनमें इनकी योग्यताएं लिखी गई हैं। अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यताओं पर चर्चा किया गया है, ठीक। अब जो इनकी नियुक्ति, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, क्या नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति सर करेगा भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति, महान्यायवादी की। अब ये जो है, जो महान्यायवादी है, ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह देश का प्रथम विधि या कानूनी विधिक अधिकारी होता है। तो भारत का पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ठीक। इसकी जो योग्यता होती है, ये किसके, ये जो अधिकारी है किसके लेवल का होता है। अगर हमको कहना है तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI के बराबर का, किसके बराबर का, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज CJI की योग्यता रखता है, कि योग्यता रखता है। किसकी योग्यता रखता है मेरे भाई, CJI की योग्यता रखता है। किसकी, CJI की योग्यता रखता है। इसका कार्य क्या है, तुमसे कोई पूछे आप महान्यायवादी काम क्या करते हैं, बात आएगी ना, काम क्या है। तो इनका ये काम देख लिया जाए। तो इनका काम, महान्यायवादी का जो काम होता है मेरे भाई, वो क्या है, कार्य।
कार्य। किसका कार्य? महान्यायवादी का। इनका सब कार्य होता है भारत देश में संविधान का पालन हो रहा है, देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो भारत में संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? ये देखेगा भारत का महान्यायवादी कि भारत देश में संविधान का पालन हो रहा है या नहीं। इसका दूसरा काम क्या है कि अगर भारत के राष्ट्रपति पर, दूसरा कार्य क्या है, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तब महान्यायवादी उसकी वकालत करता है, किसकी वकालत करेगा? राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तब वह इसकी वकालत करेगा। कौन? महान्यायवादी। भैया देखो, नियुक्ति हो गई, कार्य हो गया, अब इनकी शक्तियां देख ले, इनके पास पावर क्या है, किसके पास? ठीक, तो आइए देखते हैं इनकी शक्तियां। शक्ति क्या है इनके पास? ठीक, किसके पास क्या शक्तियां हैं? महान्यायवादी के पास। ठीक, तो पहला पॉइंट होगा किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार। क्या होगा? किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार। किसी भी अदालत में किसका अधिकार? सुनवाई का अधिकार। दूसरा, ये पहला कर लो। दूसरा अधिकार में हम क्या करेंगे? संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में कौन कौन से? दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी मामले में मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। अगर कोई बिल पास हो रहा है उस कार्यवाही में भाग ले सकता है संसद में, लेकिन कोई भी बिल में मतदान नहीं कर सकता। बस ये इसकी क्या हो जाएंगी? शक्तियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शक्तियां हो जाएंगी। ठीक, अब इनकी योग्यताओं को एक आर्टिकल में और रखा गया, आर्टिकल 88 में। आयु इनकी 35 वर्ष। और इन पे अगर हम एक शब्द बहुत अच्छा सा बोल दें कि जो ये पद होता है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी एक व्यक्ति को बनाए रख सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन तुम समझ लो कि यह महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। क्या होता है? प्रसाद पर्यंत पद होता है। अब अगला आर्टिकल आ जाते हैं जल्दी से। 2 आर्टिकल हमारी इस भाग में और बची हुई है कार्यपालिका में। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी भाग? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 75 क्या उसके पहले 76 था? 77। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। क्या है सर? भारत
सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करता है? आर्टिकल 77 कह रहा है। और अंतिम आर्टिकल इसमें हमारी कौन सी है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 हमारा क्या है? इसमें सबसे अंतिम है हमारा अनुच्छेद 78। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। क्या हो जाएगा? जानकारी देने में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 77 और 78। अगली, अब यहाँ पे हमारा, अगर हम अगले पेज पे आ जाएं तो हम तुमसे ये कह सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक था? संघ की कार्यपालिका। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल 78 तक कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज सब छोटी सी छोटी है, जैसे बार बार आप सुनते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद और मंत्री। तो सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, क्या हेडिंग लिखेंगे मेरे भाई? मंत्रियों के प्रकार। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? अब हम जब इसको लिखेंगे मंत्रियों के प्रकार, तो 3 प्रकार के मंत्री हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रकार क्या होगा? सबसे पहला प्रकार होगा कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। ये सबसे पहला प्रकार है मंत्रिमंडल का, मंत्री में। दूसरा है राज्य मंत्री। ये सब दूसरा प्रकार है मंत्रियों में। और तीसरा है मेरे भाई उप मंत्री। ठीक, अब उप मंत्री का तो एक ही वर्ग होता है। कैबिनेट मंत्री सबसे प्रमुख मंत्री माना जाता है, लेकिन राज्य मंत्री के 2 भाग बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री के 2 भाग मेरे भाई बनाए जाते हैं। कौन कौन से? राज्य मंत्री के 2 भाग बनेंगे। देखिए, पहला भाग क्या हो जाएगा? सर, पहला भाग राज्य मंत्री का हो जाएगा कैबिनेट का सहायक। कैबिनेट का सहायक राज्य मंत्री, कैबिनेट का सहायक राज्य मंत्री। तथा सर दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आप बहुत बार सुनते होंगे स्वतंत्र प्रभार लगा रहता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये हमारा हो, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? मंत्रियों के प्रकार। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट राज्य मंत्री के 2 वर्ग, कैबिनेट का सहायक, राज्य स्वतंत्र प्रभार। अब एक शब्द बहुत बार बार आ रहा है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अगर हमसे कोई पूछे कि इन्हीं दोनों को सर बता दीजिए, किन दोनों को बता दे? सर, मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है? तो मैं एक लाइन कहूंगा, भैया मंत्री परिषद बड़ा निकाय है, ये बड़ा समूह है, इसमें सब शामिल है। लेकिन मंत्रिमंडल छोटा निकाय है, इसमें सिर्फ 2 लोग शामिल है। तो एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई कहेगा कि सर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या क्या है, तो देखिए क्या लिखेंगे सर जी? मंत्रिमंडल, पहले मंत्री परिषद कर ले, मंत्री परिषद,
क्या लिखे, मंत्री परिषद, और इधर हमने क्या लिख दिया, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक, तो भैया जो मंत्री परिषद है ये बड़ा निकाय है। ये क्या है, यह एक, पहला पॉइंट, यह एक बड़ा निकाय है। दूसरा, यह एक लघु निकाय है। यह एक लघु निकाय है। इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां शामिल हैं। जैसे क्या, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। ठीक, अब इसमें मंत्री परिषद में मंत्रियों की तीनों श्रेणियां शामिल हैं। कैबिनेट, ठीक, देखो तीनों श्रेणियां शामिल, ये और ये। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ दो श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें प्रमुख कौन है, कैबिनेट और राज्य। ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक, अब एक अलग से आइए प्रधानमंत्री देखते हैं, फिर 1 मिनट टॉपिक चर्चा करेंगे सरकार पे। किस पे चर्चा करेंगे सर, सरकार पे चर्चा करेंगे। ठीक, आइए, भारत के प्रधानमंत्री, इनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, साफ दिख रहा होगा, लिखने से बचने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, हम कहां पहुंच गए, भारत के प्रधानमंत्री वाले पेज पे आ गए। अब यहां पे हम देखते हैं पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। कब से बने ये प्रधानमंत्री, भाई ये प्रधानमंत्री बने, भारत आजाद कब से हुआ, 15 अगस्त 1947 से। कब तक प्रधानमंत्री हैं, 27 मई 1964। 27 मई को इनकी डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद प्रधानमंत्री का अपने अस्पताल समाप्त हो जाएगा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई, मतलब ये गद्दी पे थे, प्रधानमंत्री पद पे थे, तब इनकी डेथ हो गई। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे चर्चा करूं, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, कि ये प्रधानमंत्री कब से बने, 47 से। अगर हम कहते हैं कि निर्वाचन द्वारा ये प्रधानमंत्री कब बने, या तो निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री कब बने, 1952 में। निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री कब बने, 1952 में। पहली बार भारत में निर्वाचन मतलब आम चुनाव प्रधानमंत्री के लिए कब हुआ, 52 में, 51-52 में। तो 52 में ये पहली बार निर्वाचन द्वारा आए। इसके पहले कैसे आए थे, आजादी के बाद पार्टी के मनोनयन से आए थे। सेकंड, इनके मरने के बाद, इनकी जब डेथ हो गई, अब इनके समय एक बहुत बड़ी घटना हुई, भारत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। मतलब हमला किया चीन ने, युद्ध नहीं हुआ सर। और बहुत भीषण भारत की हार हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए। अक्साई चीन की एरिया में चीन ने हमारा बहुत ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया। और ये विश्वासघात था, कहा जाता है कि इस विश्वासघात के बाद जवाहरलाल नेहरू कभी निकल नहीं पाए, उसी में उनकी डेथ हो गई। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे प्रधानमंत्री आए गुलजारी लाल नंदा, 64 एक आध 1.5 महीने के लिए, 27 मई से 9 जून के लिए, बहुत लंबा समय नहीं। ये पहले कार्यवाहक बने। ये पहले कौन बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर तीसरे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री आए, किसान प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री। अपने हौसले और जज्बे से लबरेज आदमी लाल बहादुर शास्त्री, एकदम शुद्ध देसी प्रधानमंत्री। 64 में ये गद्दी पे बैठे, 64 में, और 66 में इनकी से डेथ हो गई। उज्बेक की राजधानी ताशकंद है, जो वहां के समझौते में गए हुए थे, उसमें इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की जानकारी नहीं थी। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश की आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। जब 1962 हम हार गए थे, तो 1965 में हमारे ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, 1965 में। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और अपने हौसलों से
जीत लिए युद्ध। जय जवान जय किसान का नारा दिए और युद्ध को जीत लिए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फिर दिक्कत क्या आई? फिर पद खाली हो गया, प्रधानमंत्री रहते हुए मर गए। भारत की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी यार, नहीं थी। तो फिर चौथे नंबर पे फिर लाया गया गुलजारीलाल नंदा। कब? 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 66। दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए गुलजारीलाल नंदा। अब पांचवी प्रधानमंत्री के रूप में आई जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने नाम के पीछे गांधी इसलिए लगाती हैं क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने गोद ले लिया था, उन्हें अपनी बेटी मानते थे, जिन्होंने क्या हो गया, इंदिरा गांधी लगने लगा। 24 जनवरी 1966 में गद्दी पे बैठी। 1966 कब तक गद्दी पे बैठी रही? 1977 तक। 66 से 77, 10 साल। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी ये? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक। इनके शासन के समय एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक। ये सब भारत की प्रधानमंत्री बनी। इनका समय क्या हुआ कि इन्होंने 1975 में आपात लगा दिया और इस आपात का सिर्फ बहुत विरोध हुआ। आंतरिक अशांति पे आपात लगा, विरोध हुआ। इसके बाद 6वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मोरारजी देसाई जब गद्दी पे बैठे तो इनकी उम्र थी 81 वर्ष और ये गद्दी पे बैठे बैठे क्या कर दिए? त्यागपत्र दे दिए। ये पहले ऐसे थे जो अपनी गद्दी से क्या दिए थे? त्यागपत्र दे दिए। 7वें नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 80, बहुत लंबा टाइम नहीं। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, कभी संसद में भाग लेने ही नहीं गए। लंबा टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन कभी गए ही नहीं भाग लेने। फिर 8वें नंबर पे आई इंदिरा गांधी। कब आई? 14 जनवरी 1980 को और 31 अक्टूबर 1984। अब इनकी हत्या कर दी गई सर 1984 में। पहली प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई कार्यकाल के दौरान 84 में क्या कर दी गई? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और इंदिरा गांधी के मरने के बाद इनके बेटे राजीव गांधी को बनाया गया पहली बार कार्यवाहक। तो 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए? ठीक, एक बार कार्यवाहक के रूप में आए, फिर निर्वाचन द्वारा आए। तो 1984 में इनको लाया गया और ये फिर बने रहे। कब तक? एक चुनाव हुआ 84 में और 84 में थोड़े समय के लिए कार्यवाहक बने, लेकिन जब चुनाव हुआ तो ये अपार वोटों से जीते। सांत्वना का बहुत वोट मिला कि इनकी माताजी की हत्या, अपार वोट से जीते राजीव गांधी। और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिनकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। और ये आज भी है, यही है, इनसे कम उम्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। 10वें प्रधानमंत्री आए बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1991 ये प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो अविश्वास प्रस्ताव लेते आया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसकी चर्चा मैं अभी सरकार के वीडियो में जरूर रखूंगा। कैसे हटाई जाती है सरकार, क्या होता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आया, बहुमत इनके पक्ष में नहीं था और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 11वें प्रधानमंत्री के रूप में आए चंद्रशेखर सिंह। 90 से 91, बहुत लंबा टाइम नहीं चला। 12वें प्रधानमंत्री के रूप में आए पीवी नरसिम्हा राव। भारत के सबसे दर्द भरे समय का दिन। भारत की सारी एजेंसियां ये बता चुकी थी कि
सबसे बुरे दौर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को बाहर निकाला। ठीक, 1991 से 1996 प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से आए थे। 13वें नंबर पे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो इनके पास सांसदों की संख्या थोड़ी कम थी यार। अब विश्वास मत पेश करना था। सर जी कोचिंग वाले आए। 11वें नंबर पे गद्दी पे बैठे चंद्रशेखर। कौन गद्दी पे बैठा? चंद्रशेखर सिंह। लंबी टाइमिंग पीरियड नहीं थी इनकी, 90 से 91। ठीक है। 12वें नंबर पे गद्दी पे आए पीवी नरसिम्हा राव। 12वें नंबर पे गद्दी पे कौन आए? पीवी नरसिम्हा राव। 20 जून 1991 से 1996 ये भारत का सर बहुत दर्द भरा दिन था, बहुत टूटने का समय था। इन्होंने सर देश को संभाला। इनके समय वित्त संभाला करते थे कौन? मनमोहन सिंह। एक रोमांचक कहानी है, कभी फुर्सत की क्लासों में जरूर इस पे चर्चा करूंगा। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आए थे। 13वें नंबर पे गद्दी पे बैठे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जब संसद में चुनाव जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद विश्वास मत पारित करना होता है, जीतना पड़ता है। इनके पास 1 या 2 वोट सर कम था। पारित होने के पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये सबसे कम समय तक बैठने वाले प्रधानमंत्री थे। कितने दिन? 17 दिन प्रधानमंत्री के पद पे बैठे और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक। इसके बाद गद्दी पे बैठे एचडी देव गौड़ा। कौन बैठा? एचडी देव गौड़ा। 1 जून 1996 से अप्रैल 1997 दक्षिण भारत से आए थे और ये दूसरे प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के। 15वें नंबर पे प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। 97 से 98। ठीक। जो इंद्र कुमार गुजराल थे ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे और बाद में प्रधानमंत्री बने थे। फिर 16वें नंबर पे दोबारा सरकार आई किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक। अब ये 98 से 2004 ये 5 वर्ष की पहली भाजपा की सरकार थी अटल बिहारी। और ये पहली ऐसी सरकार थी कि किसी सरकार ने बिना कांग्रेस के समर्थन के 5 वर्ष पूरा किया हो। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष पूरा किया। 17वें नंबर पे सर आए। 2 कार्यकाल इनके पास था, 2004 और 2009। 4 से 14। इन्हें भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सर 18वें नंबर पे आए नरेंद्र मोदी। इनका पहला कार्यकाल था 2014 से 2019। ठीक। ये क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो सीधे क्या बन गए? प्रधानमंत्री बने। फिर 19वें नंबर पे कौन? नरेंद्र मोदी। 19 से लेके कब अगले साल चुनाव है 24 में। ठीक। चलिए अब अगले पेज पे हम आते हैं। क्या लिखा है? संक्षिप्त विश्लेषण। जिन प्रधानमंत्रियों को आपने पढ़ा इनमें से क्वेश्चन बनता है। प्रथम प्रधानमंत्री, तो मेरे भाई प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 47 से 64। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? 17 दिन का 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 और 1966। एक बार जवाहरलाल नेहरू के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री के बाद। 1 से अधिक बार जो प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार जीत के आए थे। इंदिरा गांधी 3 बार आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी 2 बार। ये कार्यकाल किसका था सर? कितनी बार कौन बना? अगला जो पेज है ये भी प्रधानमंत्रियों से संबंधित विशेष तथ्यों का पेज है। प्रधानमंत्री से संबंधित विशेष तथ्यों का पेज है। इसमें लाइनिंग चीजें हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे देखिए। ठीक। पहला, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी
ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मत पर मतदान पूर्व से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। हमने कहा विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे मतदान होना था उसके पहले ही कौन छोड़ दिया, कौन कौन, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बीपी सिंह जो थे तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव में पराजित हो गए, विश्वास मत नहीं पाए, जिसके कारण इनको क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। किसके विरुद्ध लाया गया था, नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। तीसरा पॉइंट, गुलजारी लाल नंदा दो बार, एक बार क्या जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी अपने पद पर रहते हुए उनकी डेथ हुई तो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये अच्छा पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। अगला आ जाइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई, ताशकंद समझौते में हुई थी। अगला कौन है भैया, अगला पॉइंट है चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना, संसद में गए ही नहीं। अगला पॉइंट, भारत के तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु जब ये प्रधानमंत्री के पद पे थे उसी समय हो गई थी। लेकिन राजीव गांधी अपने लोकसभा के चुनाव के प्रचार में थे, ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इनकी मृत्यु कब हुई, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। अगला, राजीव गांधी सबसे कम उम्र 40 वर्ष तथा मोरारजी देसाई, राजीव गांधी सबसे कम उम्र 40 वर्ष तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला पॉइंट, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये अच्छा पॉइंट, पहला मंत्री कौन था जो त्यागपत्र दिए के बाद हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट, एक कार्यकाल में सबसे कम समय 70 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजकुमारी अमृता कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला भी थी। तो आज का जो ये मेरा टॉपिक था ये समाप्त हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, उप प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री को बैठाने का संविधान में कोई वो नहीं है, संविधानेतर पद है। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद कैसा था, संविधानेतर। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बैठा ले। तो कल मैं आपसे कल की क्लास में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करूंगा। एक तो चर्चा करूंगा जो आपके समझ में नहीं आता, क्या सरकार का गठन कैसे होता है, क्या सरकार पे चर्चा करूंगा। कल हमारा शुरू हो जाएगा उप प्रधानमंत्री, और अगर संभव रहा तो कल 2 क्लास एक साथ में लॉन्च कर दूंगा। एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उप प्रधानमंत्री सरकार वाला, और दूसरा चर्चा कर दूंगा अगर टाइम का मैनेजमेंट सही हो गया तो आ जाएगी संघ की विधायिका पे बात करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।